दोस्तों थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था तो सोचा कि क्यों ना आप सबके रूबरू हो जाऊं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं थोड़ा सा भी अगर ठीक महसूस करूं और आप लोगों से दूर हो जाऊं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे भी पता है कि आपको हमारे जो ये दोनों चैनल्स हैं वो कितने प्यारे हैं, और उतने ही प्यारे मुझे आप लोग हैं। कल का दिन काफ़ी प्रॉब्लमैटिक था। इससे पहले कि हम एक जो बेहतरीन किस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं, रात का समय हो गया है, 10:30-11 बज गए हैं, और मुझे पता है कि आप सब के सब बेसब्री से इसी इंतज़ार में थे, दुआएँ कर रहे थे। जो कल मैंने पोस्ट डाला था उसके बाद इतनी दुआएँ आप लोगों ने दी, इतनी दुआएँ दी कि भगवान ने, अल्लाह ने मुझे फिर से आप लोगों के सामने बिठा दिया। हालाँकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी दोस्तों। ऐसे ही घूमते-घूमते मैं फिसल गया, और मेरा जो राइट घुटना है उसमें लिगामेंट प्रॉब्लम थी काफ़ी पहले से, और वो पूरा का पूरा जो घुटना था वो ट्विस्ट हो गया। जिसके कारण से मैं वहीं गिर गया, और दर्द इतना था कि मैं बता नहीं सकता। कुछ दोस्त वहाँ से उठाकर मुझे लेकर आए, और रास्ते में ही बुखार चढ़ गया था, क्योंकि दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। शाम को घर पहुँचा और डॉक्टर से बात की और कुछ दवाइयाँ वगैरह ली। आज पूरा दिन से भी रेस्ट पर ही था, और थोड़ा-सा ठीक महसूस कर रहा था, तो दिल किया कि क्यों ना आप सबसे बात करी जाए। आप सबको एक ऐसा किस्सा सुनाया जाए जो मैं बहुत दिनों से आप सबको सुनाना चाहता था। बड़ा ही गज़ब का ये किस्सा है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप जब इस किस्से को सुनेंगे तो एक ऐसे समय में चले जाएँगे, एक ऐसे एरा में चले जाएँगे जहाँ जाने के लिए आप इंतज़ार करते हैं, मेरा और हमारे दोनों चैनल्स के कंटेंट का। क्योंकि ये दोनों चैनल्स आपको इतिहास में बहुत पीछे लेकर जाते हैं। ऐसे ज़माने में ले जाकर खड़ा कर देते हैं जिसे हम बड़ी मुश्किल से इमेजिन कर पाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान उस ज़माने को इमेजिन कर लेता है तो वो एक बेहतरीन ज़माना था दोस्तों। हार्डशिप्स तो थी ही, बहुत थी। लेकिन पता नहीं दिल ऐसा कहता है कि वो ज़माना कुछ अलग था। उस ज़माने के लोग, उस ज़माने में जो जंगली जानवर थे, जो जंगल थे, जो रास्ते थे, पत्थर थे, पहाड़ थे, वो भी कुछ अलग थे। कुछ कहते थे वो, बातचीत करते थे इंसानों से। दोस्तों इससे पहले कि ये जो किस्सा है, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक किस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं, ये शुरू करें, इस किस्से से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, क्योंकि जो हमारा चैनल है दोस्तों, ये हमेशा फैक्ट्स के ऊपर, और ऐसे ही कहीं से भी आउट ऑफ द ब्लू जाकर कहीं से भी कोई कहानी नहीं शुरू कर देता, कि ऐसे अचानक से कोई कहानी शुरू कर दी और अचानक से ख़त्म कर दी। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। हाँ, हमारा कंटेंट लंबा होता है, समय लगता है सुनने के लिए, पेशेंस चाहिए उसे सुनने के लिए। लेकिन जिस भी काम को करने के लिए आपको पेशेंस लगती है, समय लगता है, वो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और सटीक नॉलेज देता है। वरना किसी भी कहानी को 20-25 सेकंड के शॉर्ट्स में भी बनाया जा सकता है, 5 मिनट में भी बनाया जा सकता है, 10 मिनट में भी बनाया जा सकता है, उसी को 30-35 मिनट में भी बनाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है सुनने वाले के ऊपर कि सुनने वाले की कितनी काबिलियत है, वो कितना धैर्य रख सकता है, वो कितना पेशेंस रख सकता है। और इस चीज़ को जो किताब पढ़ने वाले लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे। जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनके अंदर अपार पेशेंस होता है। लेकिन आजकल शॉर्ट्स का ज़माना, रील्स का ज़माना आ गया है। लोगों के पास समय नहीं रहा। भेड़-चाल में लगे हुए हैं, जल्दबाज़ी में लगे हुए हैं। कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों इतनी जल्दबाज़ी करके। थोड़ा समय दीजिए अपने आप को भी, ऐसी चीज़ें पढ़िए, ऐसी चीज़ें सुनिए
जो आपको पेशेंस सिखाती हैं। दोस्तों, आज जो मेरे नॉर्थ इंडिया के दोस्त हैं, दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, हरियाणा, कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट, इस तरफ के जो लोग हैं, ये लोग वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए कहाँ-कहाँ जाते हैं। दूर-दूर जाते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। सेंचुरीज़ में जाना पड़ता है, सफारीज़ बुक करवानी पड़ती हैं, तब जाके एक आधी झलक किसी जानवर की नज़र आती है। वहीं पर अगर मैं आपको 20,000 से लेकर 25,000 साल पीछे लेकर जाऊं, अब आप मेरे को ये कहेंगे कि रोहित भाई, पहले तो आप हमें 70 साल पीछे लाए, फिर आप कई कहानियों में 150 साल लाए, फिर 300 लाए, 400 साल भी पीछे गए हम लोग। अब तो आपने हद ही कर दी। अब आप ले जा रहे हो कोई 25-30 हजार साल पुरानी बात सुना रहे हो। क्या कहना चाहते हो? दोस्तों, मैं आपको कई चीज़ों से रूबरू कराना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ें जिससे आप अभी तक शायद रूबरू नहीं हुए होंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो शेर होते हैं, लायंस जो होते हैं, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है, ये कहाँ से आए हैं? लायंस अफ्रीका के प्राणी हैं मूलतः, और जो टाइगर्स हैं वो साउथ चाइना के मूलतः प्राणी हैं, जानवर हैं। भारत के अंदर आज से 30,000 साल पहले ना तो शेर पाए जाते थे, और 12,000 साल पहले कोई भी टाइगर नहीं पाया जाता था। जो बिल्कुल पुरानी, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो कार्बन डेटिंग या कुछ भी आप कह सकते हैं, जो टेक्निकल वर्ड आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, मेरे शब्दों पे मत जाइएगा। जो भी साइंटिस्ट ने ढूंढा है, 12,000 साल पहले कोई भी फॉसिल बाघ का यानी टाइगर का हिंदुस्तान के अंदर नहीं पाया गया। चलिए, हम टाइगर की बात बाद में करते हैं। हम शेरों की बात करते हैं, लायंस। जो लायंस हैं दोस्तों, लायंस आज से 25 से 30,000 साल पहले भारत के अंदर दाखिल हुए। 25 से 30,000 साल पहले का भारत ये भारत नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। उतने हजार साल पहले तो पूरा का पूरा जो भारत था, भारतवर्ष जो था, वो बहुत आगे तक फैला हुआ था। पर्शिया तक फैला हुआ था, जिसे हम भारत कहते थे। अफ्रीका के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहां से जो शेर थे, उन्होंने चलना शुरू किया। बात है लगभग 30,000 साल पहले की। और रास्ते में अरेबियन पेनिनसुला पड़ता है, जिसके अंदर कुछ देश आते हैं जिन्हें हम आज यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इस प्रकार के नामों से हम इन देशों को जानते हैं। तो जो ये अरेबियन पेनिनसुला था, यहां से होते हुए जो ये शेर थे, इन्होंने भारतवर्ष के अंदर कदम रखा। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से ये चले, अरेबियन पेनिनसुला पहुंचे, और वहां से होते 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 भारतवर्ष के अंदर आए। और लगभग लगभग कोई 25,000 साल पहले की बात है, ये शेर घूमने लगे, जिसे हम आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो एरिया है, इन एरियाज के अंदर ये शेर घूमने लगे। और आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों, जो 1800 का समय काल था, या कह सकते हैं जो 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत थी, या जो 18वीं शताब्दी का भी मध्य था, तो लगभग 10 लाख शेर पूरी दुनिया में थे।
और कई लाख शेर तो केवल भारतवर्ष के अंदर ही आ चुके थे। जो मेरे दोस्त, मेरे भाई हरियाणा, पंजाब से हैं, उस समय शायद जिन खेतों में आज आप काम करते हैं, उन खेतों के अंदर आपके गांव के आसपास शेरों के डेरे हुआ करते थे। शेर घुमा करते थे, फिरा करते थे, ब्रीडिंग होती थी, बच्चे पैदा किए जाते थे, सब कुछ होता था, पूरा गढ़ शेरों का था। अब ये बात सोचकर ही एक अजीब सी गुदगुदी होती है। जो मेरे हरियाणा पंजाब के जो मेरे दोस्त हैं, जो इस समय मेरी ये कहानी सुन रहे होंगे, किसी ने हेडफोन्स लगाए होंगे या किसी ने अपने फ़ोन को ऐसे ही छोड़ा होगा, लाइट बंद होगी, रात का समय है। इमेजिन कर कर देखिए आप कि जिस घर में आप सो रहे हैं, जो आपके खेत हैं, वहाँ शेरों के डेरे हैं। एक अजीब सी थ्रिल पैदा करती है ये बात सुनने में ही, लेकिन ये कोई झूठ बात नहीं है दोस्तों, ये एकदम सच्ची बात है। शेर ही शेर थे। और आपको हैरानी होगी इस बात को जानने में कि जो बाघ है, जो टाइगर है, ये तो शेरों के आने के भी लगभग 17-18 हजार साल के बाद भारत में आए। उससे पहले केवल लायंस थे, शेर थे। और आज समय देखिए दोस्तों क्या हुआ है। शेर एकदम खत्म हो गए हैं भारत के अंदर, या नामात्र रह गए हैं। और जो टाइगर्स हैं, इन्होंने अपना गढ़ बना लिया है, इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी है। जो बाघ थे, यानी जो बंगाल टाइगर थे, ये साउथ चाइना से हिंदुस्तान की तरफ बढ़े थे। अब जो शेर हैं, शेर इधर से आ रहे हैं, और जो बाघ हैं, बाघ इधर से आ रहे हैं, क्योंकि इधर पड़ता था अफ्रीका और इधर पड़ता था साउथ चाइना। दोनों माइग्रेट होकर भारत के अंदर घुस रहे थे। आज से लगभग 12,000 साल पहले की बात है। अब दोस्तों, एक मयान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं, ये आपको भी पता है। आज हम कहते हैं कि अरे जो लायन है, लायन तो गिर में रहते हैं, बाकी जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स वहाँ नहीं पाए जाते, टाइगर्स यहाँ हैं, टाइगर्स वहाँ हैं। लेकिन एक समय ऐसा था दोस्तों, जब ये दोनों के दोनों जीव, दोनों के दोनों जानवर आमने सामने भी हो जाते थे। अब उन्हें तो पता नहीं ना कि वो गिर है, वो हरियाणा है, वो पंजाब है। ये तो दोनों घूम रहे थे बस भारत के अंदर। और जब ये आमने सामने होते थे तो होता था घमासान। एक ऐसा युद्ध जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार की हाहाकार मचती थी जब शेरों की और बाघों की लड़ाई होती थी। ये भूमिका मैंने आपको बताई ये बताने के लिए कि किस प्रकार से ये दो बिग कैट्स आमने सामने हुए। अब हम उस एरा में चलते हैं जिस एरा की ये बेहतरीन से बेहतरीन कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, जो इस हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेट करती है। इसी के कारण इस कहानी का जन्म हुआ है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है, लगभग कोई 1856 की बात है, 1856 की। यहां पर क्या था कि जो अवध था, अवध का जो रीजन था, अवध के रीजन में जो नवाब थे, आप देखिए, जो ये एरा है, जिस एरा की ये जो कहानी है, या जो कहें आप, जो ये सत्य है, बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट है। उस समय नवाब
वाजिद अली खान या कहें वाजिद अली शाह, शायद खान नहीं थे। वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के प्रिंस थे, किंग थे। और उसी दौरान दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर की लड़ाई के बाद अपना हक जमाना चाहती थी अवध के ऊपर। अब ये जो वाजिद अली शाह थे, इनको तो अभी अभी किंग बने हुए 9 साल ही हुए थे, 1856 की बात है। तख्ता पलट होने वाला था। और जब तख्ता पलट होता है दोस्तों, तो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, वो उसके हक में जाती हैं या उसके पास चली जाती हैं जिसने तख्ता पलट किया होता है। और उस समय वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज लोग। उस समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ करती थी, जो ये ज़माना मैं आपको बता रहा हूँ, 1840, 1830, 1820 से लेकर 1850-55 तक। आपने देखा होगा आज के समय में भी इल्लीगल डॉग फाइट्स होती हैं कहीं-कहीं पर। सब जानते ही हैं, ये इल्लीगल काम है, बिल्कुल इस पर बैन है और सज़ा होती है। और मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन फिर भी लोग शर्तें लगाते हैं, पैसे लगाए जाते हैं और डॉग फाइट्स कराई जाती हैं। हमारे मुल्क में भी होता है और पड़ोसी देश में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। बाहर की कंट्रीज़ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ज़माना मैं आपको बता रहा हूँ, 19वीं शताब्दी के मध्य से पहले का जो ज़माना मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। आप हैरान हो जाएँगे, उस समय बाघों की और शेरों की लड़ाई कराई जाती थी और उसका भरपूर आनंद लिया जाता था। जिसमें अंग्रेज़ बहुत मज़े से इस लड़ाई को देखते थे। जो किंग्स थे, बड़े-बड़े राजा थे जो अंग्रेज़ों के हक में थे, वो भी बड़ी बेहतरीन तरीके से इन लड़ाइयों को देखा करते थे, एन्जॉय किया करते थे। पार्टीज़ चलती थी बड़ी-बड़ी। 1850-52 की बात है, जो किंग ऑफ अवध थे, उनके पास एक बाग था। और ये जो बाग था दोस्तों, ये बड़ा ही ख़ास बाग था। बड़ा ही ख़ास बाग इसलिए था क्योंकि ये बाग एक लायन किलर था। जिन भी शेरों के साथ ये लड़ाई किया करता, उन शेरों को मार दिया करता। और इसीलिए ये बड़ा ही फ़ेमस हो गया था। लेकिन इसे ओन करते थे या इसके ऊपर जो हक था वो था अवध के राजा का। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने अवध पर अपना हक जमाया, तो उनके अफ़सरों को ये पता चला कि ऐसे-ऐसे जो किंग ऑफ अवध हैं, उनके पास एक बाघ है। वो बहुत खतरनाक, बहुत ही तगड़ा, बहुत लंबा-चौड़ा, विशालकाय और बहुत ही क्रूर है। बड़ी क्रूरता से वो शेरों को मार डालता है। अब शेरों की और बाघों की लड़ाई में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे उस समय जो अंग्रेज लोग थे वो भी। तो जब अवध के राजा के पास जाकर उस बाघ को देखा गया, तो वो बाघ एक बहुत ही बेहतरीन, बड़ा ही खूंखार स्पेसिमेन था, जिसे देखने मात्र से ही डर लगता था। उसके 4-4 इंच के दांत, बहुत विशालकाय सर, लगभग 12 फीट की उसकी लंबाई। और जो कद था, कद भी ऐसा था कि किसी नॉर्मल इंसान को खड़े-खड़े ही वो उसकी गर्दन उखाड़ सकता था। इस प्रकार का विशालकाय बाघ था और इस बाघ का नाम था गूंगा। जब उन्होंने पूछा अंग्रेज़ों ने कि भाई ये तो बहुत बेहतरीन एक टाइगर है, इस टाइगर का क्या नाम है? तो अवध के राजा ने कहा कि इसका नाम गूंगा है। जब तख्ता पलट हुआ, तो
सब चीज़ पलट गई थी। अंग्रेज़ों ने कहा कि देखिए, अब जो ये गूंगा है, इसे तो हम अपने साथ लेकर जाएँगे। जिस प्रकार से अच्छी-अच्छी चीज़ें, सब चीज़ें अंग्रेज़ अपने साथ ले गए, उसमें एक बेहतरीन चीज़ थी, वो था गूंगा बाघ, गूंगा टाइगर। गूंगा टाइगर को अवध से उठाया गया और ट्रांसपोर्ट कर दिया गया लंदन के एक ज़ूलॉजिकल पार्क के अंदर, जहाँ पर शेर भी थे और देखा गया कि यहाँ पर आकर ये गूंगा किस प्रकार से अपनी बादशाहत को कायम रखता है, क्योंकि ये बड़ा क्रूर था शेरों के प्रति। जैसे ही वहाँ के लोगों के अंदर इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन फैली कि भारत से एक बहुत बड़ा टाइगर आया है, जिसका नाम गूंगा है और वो शेरों को बड़ी दर्दनाक मौत देता है। एक मानेंगे नहीं आप, एक हुजूम उमड़ पड़ा उस ज़ूलॉजिकल पार्क की तरफ, जिससे उनकी इनकम कई गुना बढ़ गई। अब जब गूंगा यहाँ पर पहुंचा, मतलब जब गूंगा इस पार्क में पहुंचा, वो तो भारत से आया था। भारत में तो वो खुल्ला डुल्ला रहता था। उसे पता था कि जो ये भारत का अवध का एरिया है, वहां पर तो उसके सामने कोई चूं भी नहीं करता। तो जब वो इंग्लैंड आया, लंदन आया, तो वहां पर भी उसे अपनी बादशाहत कायम रखनी थी। उसने ये सोच लिया था। अब जब किसी भी इस प्रकार के बलशाली प्राणी को आप कहीं पर बंद कर देते हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जिसके कारण उसका नाम बने, और उसने कर दी थी वो हरकत। जिस पिंजरे में गूंगा को रखा गया था, उसका जो केयर टेकर था, गूंगा ने उस केयर टेकर को ही पकड़ लिया। लेकिन जो केयर टेकर था, उसके हाथ में उस समय एक बड़ी ही नुकीली चीज थी, जो उसने गूंगा की एक आंख के अंदर मार दी और गूंगा की एक आंख बिल्कुल खराब हो गई। अब वो सिर्फ एक ही आंख से देख पाता था। एक आंख से देख पाने के कारण, या कहें तो सिर्फ एक ही आंख से देख पाने के कारण, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। अपनी बादशाहत को उसे कायम करना ही था। सबको दिखाना था कि क्या है गूंगा, क्या किया था इसने हिंदुस्तान के अंदर। तभी दोस्तों, वहां पर और शेर भी थे। एक बार की बात है, एक शेर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा था। रास्ते में ही गूंगा का एनक्लोजर पड़ता था। गूंगा के एनक्लोजर के थ्रू ही उसे ट्रांसफर किया जाना था। गूंगा ने उस शेर को पकड़ लिया। अंधा होने के बावजूद भी दोस्तों, सिर्फ एक आंख से दिखाई देने के बावजूद भी, उसने उस जंगली शेर को मात्र 10 मिनट के अंदर मौत के घाट उतार दिया। ये बात इतनी जगह फैली कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस बात के चर्चे होने लगे। और एक अखबार आता था, हार्पर्स वीकली। 1859 में, 1859 में हार्पर्स वीकली अखबार में ये न्यूज़ भी छपी थी कि एक बंगाल टाइगर जिसका नाम गूंगा है, उसने एक अफ्रीकन लायन को मात्र 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। उसके बाद क्या था दोस्तों, गूंगा के चर्चे होने लगे और एक आंख से ना देख पाने के कारण, वर्ष भी इसके बावजूद भी, उसने इंग्लैंड के अंदर लगभग 25 से लेकर 30 शेरों को मौत के घाट उतारा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद शेरों से लड़वाना शुरू कर दिया था गूंगा को। अब दोस्तों, मेरा एक यहाँ पर ये पॉइंट है कि मुझे जो फील होता है, क्योंकि मैं हर इंसिडेंट को या हर कहानी को अपने भी एक लॉजिक से सोचने की कोशिश करता हूँ, कि मान लिया कि जो गूंगा था, गूंगा आज से 200-250 जितने साल पुराना भी ये इंसिडेंट रहा था,
उस एरा में हुआ था। लेकिन आज के समय में भी हमें इस प्रकार के कुछ बाघ जो बहुत विशालकाय हैं, जिनको देखने मात्र से ही इंसान काँप जाता है, कई जंगल सफारीज़ के अंदर नज़र आते हैं। या बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी, जिन बाघों को देखकर बेहद डर लगता है। और कई ऐसे बाघ हुए हैं जैसे कि रणथंभौर की मछली, जिन्होंने बेहतरीन एक शिकारी होने का एक बेंचमार्क सेट किया है, जिस प्रकार से उसने एक मगरमच्छ को मार दिया था। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने समय के जो बेहतरीन टाइगर्स हुए, जैसे कि गूंगा, इनका कुछ डीएनए का पार्ट इनके अंदर ज़रूर मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से गूंगा का क्या स्पेसिमेन था, क्या डीएनए था, इसकी नॉलेज हमें नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हिंदुस्तान के बाघों के अंदर ये डीएनए ज़रूर होगा। और वो बाघ या वो बाघिनें आज के समय में इस प्रकार के बेंचमार्क्स, इस प्रकार के उदाहरण सेटअप करते हैं, जिनको देखकर हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो गया? कोई बाघ 2000 किलोमीटर तक पैदल चलता है, कोई बाघिन 20 साल तक ज़िंदा रहती है, कई बाघ और बाघिनें इतने विशालकाय होते हैं, जिनको देखकर बिलीव ही नहीं होता कि ये भी हो सकते हैं। तो ये होती है ब्लड लाइन, और कहीं न कहीं गूंगा की ब्लड लाइन आज भी हिंदुस्तान के बाघों के अंदर चल रही है। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ें ख़राब की, जिसमें से एक ये चीज़ भी थी, जो मैं आप सबके सामने लाना चाहता था, कि वो गूंगा को यहाँ से उठाकर अपने देश ले गए। उन्होंने एक जानवर तक को नहीं छोड़ा दोस्तों। सोच कर देखिए कि अपने फ़ायदे के लिए वो किस हद तक जा सकते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे इन चैनल्स के ऊपर कंटेंट आ रहे हैं, ये आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे, और आप सबका प्यार चाहता हूँ। आप सब प्यार दीजिए अपने चैनल्स को। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब्बा ख़ैर एंड शुभ रात्रि।